मेरा नाम नवीद राजपूत है। ये कहानी तब शुरू हुई जब मेरे अबू को इसके दोस्त सुल्तान काज़मी ने कहा कि मेरी बेटी मरियम अपनी तालीम पूरी कर चुकी है और अपने आप को मैच्योर करने के लिए जॉब करना चाहती है, इसलिए आप नवीद का एड्रेस दे दो, हमने इंटरव्यू देने लाहौर जाना है। कोई 3 साल पहले की बात है जब मरियम ने MA एग्ज़ाम के बाद घर वालों से मुलाजमत के लिए कहा। घर वालों ने काफ़ी समझाया कि उनके यहाँ कौन सी चीज़ की कमी है जो वो मुलाजमत करना चाहती है, लेकिन वो ना मानी और मुलाजमत की ज़िद पर उड़ी रही। आखिरकार उसके घर वालों को इसकी ज़िद के आगे हार माननी पड़ी। मरियम ने सरगोधा से ही किसी बैंक में मुलाजमत के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, जिस पर उसको इंटरव्यू के लिए लाहौर कॉल किया गया। इंटरव्यू के लिए इसके वालिद साहिब इसके साथ आए। मरियम के अबू को मालूम था कि मैं लाहौर में रहता हूँ। उन्होंने लाहौर में क़याम के लिए मेरे अबू को कहा कि वो मुझे अपने यहाँ ठहरने दे। मेरे अबू ने मुझे से बात की, जिस पर मैंने उनको कहा कि जब मर्जी आ जाएं, ये आपका अपना घर है। जिस पर वो मरियम के साथ लाहौर आ गए। वो अक्टूबर और नवंबर की बात होगी जब मरियम और उसके अबू अपनी गाड़ी पर सुबह सुबह मेरे घर आ गए। मुझे उनकी आमद के बारे में मेरे अबू ने रात को ही आगाह कर दिया था। मैं उन लोगों के इंतज़ार में ही था। जब वो लोग आ गए, मैंने अपने नौकर को उन लोगों को नाश्ता देने के लिए कहा और खुद दफ्तर चला गया। शाम को घर आया तो इन लोगों से बातचीत हुई। लोगों ने बताया कि इंटरव्यू में कई उम्मीदवार थे और मरियम को कल फिर आने को कहा गया है। बातचीत के दौरान मरियम ने कम ही गुफ्तगू की। मैंने भी मरियम से ज़्यादा बातचीत करने और फ्री होने की कोशिश नहीं की। वैसे भी मरियम में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी कि मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता। वो एक आम शक्ल व सूरत की मालिक सांवले रंग की लड़की थी, लेकिन इसमें एक ख़ास बात इसको दूसरी लड़कियों से बढ़तरी देती थी। उसका कद करीबन 5 फुट 8-9 इंच होगा। वो खड़ी होती तो इसका कद मेरे बराबर मालूम होता। मेरा कद 5 फुट 10 इंच है। इसके कद के अलावा इसमें कोई ऐसी खूबी नहीं थी जिसको बयान किया जा सके। इसकी उम्र 22-23 साल के करीब होगी। खैर, रात को 10 बजे के करीब मैंने उन लोगों से सोने के लिए इजाज़त ली और अपने कमरे में आकर सो गया। अगले रोज़ मैं अभी सोया हुआ था कि वो लोग इंटरव्यू के लिए निकल गए। मैं शाम को दफ्तर से आया तो मालूम हुआ कि मरियम को सिलेक्ट कर लिया गया है और वो आइंदा माह की 1 तारीख से बैंक को ज्वाइन कर रही है। मैंने मरियम और उसके वालिद साहिब को मुबारकबाद दी। मरियम जॉब मिलने की खुशी में काफ़ी खुश थी, जबकि इसके वालिद साहिब को ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। इस रात बातचीत के दौरान मरियम के अबू ने कहा कि लाहौर में मरियम रहाइश कहाँ रखेगी, तो मैंने उनको कहा कि लाहौर में वीमेन हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा है जहां मरियम को आसानी से रहाइश मिल सकती है, लेकिन मरियम के अबू ज़्यादा मुतमईन नहीं थे। ताहम मेरी तरफ से तसल्ली के बाद उन्होंने मरियम को हॉस्टल में रहाइश की इजाज़त दे दी। अगले 2-3 रोज़ उन लोगों ने हॉस्टल में खाली जगह ढूंढने के लिए खर्च किए। इस हवाले से मैंने भी उन लोगों की काफ़ी मदद की, लेकिन किसी अच्छे हॉस्टल में फौरी तौर पर जगह ना मिल सकी। हर जगह से नाकामी के बाद मरियम के अबू मायूस हो गए और उन्होंने मरियम को कहा कि जब तक इसको किसी अच्छे हॉस्टल में रहने के लिए जगह नहीं मिल जाती वो जॉब ज्वाइन ना करे। लेकिन मरियम ने कहा कि वो इस जॉब को किसी सूरत भी नहीं छोड़ेगी। तो इसके अबू ने कहा कि तो फिर तुम रहोगी कहाँ? तो इसने फौरी तौर पर यह कह दिया कि जब तक किसी अच्छे हॉस्टल में जगह नहीं मिलती वो इसी घर में रह लेगी। ये सुनकर मुझे काफ़ी धचका लगा, क्योंकि इसके रहने से मेरी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती। लेकिन मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि उन लोगों से काफ़ी पुरानी शनासाई है और मेरे इनकार पर उनको अफसोस होगा। इसके अलावा मुझे ये उम्मीद थी कि मरियम के अबू किसी सूरत भी इसको एक गीर मर्द के साथ रहने की इजाज़त नहीं देंगे। मेरी उम्मीद के बिल्कुल एन मुताबिक मरियम के अबू ने भी इसी तरह के ख़यालात का इजहार किया, लेकिन इस पर मरियम ने कहा कि अबू क्या हुआ जो मैं चंद रोज़ इस घर में रह लूँगी, इसमें हर्ज ही किया है। जिस पर मरियम के अबू को हार माननी पड़ी। उन्होंने मेरे सामने ही ये बात फ़ोन पर मेरे अबू के साथ कर दी, जिस पर उन्होंने भी कहा कि ठीक है, मरियम चाहे तो यहाँ सारी उम्र रह ले, वैसे भी नवीद इसका अपना ही तो है। हॉस्टल की बजाय इसी घर में ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे भी मरियम को कौन सा सारी उम्र जॉब करनी है, जो साल 6 महीने जॉब करनी है यहीं रह ले। उनकी इस बात पर मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन मैं अपने अबू की बात से किसी सूरत भी इनकार नहीं कर सकता था।
मैं इस बात की मुखालफत में चाहते जितने भी दलाइल देता, अबू अपनी बात को किसी सूरत भी रद्द न करने देते और मुझे नाफरमान का खिताब अलग से मिल जाता। इसके अलावा मुझे उनकी ये बात माना भी पड़ती, सो मैं खामोश हो गया। मरियम की रहाइश का मसला हल होने पर ये लोग अगले रोज़ ही सरगोधा चले गए। मरियम को 2 हफ्ते बाद ही दोबारा आना था। 2 हफ्ते बाद मरियम दोबारा अपने वालिद मोहतरम के साथ दोबारा यहाँ आ गई। उसके वालिद साहिब 2 दिन लाहौर में मेरे घर ही रहे। इस दौरान वो मेरी आदात का भी बारीक बीनी से जायज़ा लेते रहे कि उनकी बेटी को यहाँ कोई खतरा तो नहीं। इस दौरान उन्होंने मरियम को सुजुकी मेहरान गाड़ी खरीद कर दी ताकि वो दफ्तर आसानी से जा सके। इसको बसों वैगनों में धक्के न खाना पड़ी। उसके बाद वो वापस सरगोधा चले गए। वापस जाते हुए उन्होंने मुझे मरियम का ख्याल रखने की ताकीद भी की। उनके जाने के बाद मैं अपनी रूटीन पर आ गया। मैंने ये ख्याल दिल से निकाल दिया कि इस घर में मेरे अलावा कोई जवान लड़की भी रहती है, लेकिन मैंने घर में कोई ऐसा काम न करता जिससे मुझ पर बदचलन होने का इल्ज़ाम लग सकता था। मरियम की जब स्टार्ट हुई तो वो जो कपड़े पहनती थी इस पर किसी को भी एतराज़ नहीं हो सकता था, लेकिन 8-10 रोज़ बाद ही उसके कपड़े सुकड़ना शुरू हो गए। वो अपने लिए सरगोधा से जो कपड़े लाई थी वो इसने बैग में रख दिए, जबकि अपने लिए नए कपड़े खरीदे जिसको वो पहनती तो देखने वाले की नज़र इस पर ठहर जाती। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, लेकिन मैंने इस पर कुछ भी जाहिर ना होने दिया कि मैं इसकी तब्दीली का कोई नोटिस ले रहा हूँ। जब कभी मैं दफ्तर से जल्दी वापस आ जाता तो मरियम से गुपशप भी हो जाती। अक्सर औकात गुपशप का मौजू सियासत होता। मरियम ने यहाँ आने के बाद पहले दिन से खाना पकाने का काम अपने हाथ में ले लिया था, जबकि दूसरे काम बदस्तूर नौकर ही करते थे। मरियम ने मुझे इस बात का भी पाबंद कर दिया था कि मैं खाना घर से खाऊं। अगर कभी मैं बाहर से खाना खाता तो इस पर वो बाकायदा नाराज़ होती, जिस पर पहले पहल मुझे हैरानगी भी हुई, लेकिन मैं खामोश रहा। वो मुझे शुरू में नवीद साहिब कहकर बुलाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नवीद साहिब का लफ्ज़ ख़त्म हो गया। मरियम के नए नक्श बिल्कुल पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात जैसे थे। यूँ समझी कि महविश हयात की दूसरी कापी थी वो, जिसे देखते ही मैं इसकी सहर में जकड़ा गया। मैं देखता रह गया। चंद ही दिनों में हम दोनों आपस में काफ़ी हद तक घुल मिल गए थे। अक्सर औकात में इसको हॉस्टल में जगह मिलने के बारे में पूछता तो वो कहती कि तलाश कर रही हूँ, जल्द मिल जाएगी। एक रोज़ मैंने हसब मामूल खाने के बाद बातचीत के दौरान इससे फिर हॉस्टल के बारे में पूछा तो इसके मुंह से खिलाफ तवक्को अल्फाज सुनने को मिले। इसने जवाब दिया कि मुझे मालूम है कि एक आदमी की क्या प्राइवेसी होती है, लेकिन आप अपनी काम ऐसे ही जारी रख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर मौजूद ही नहीं हूँ। आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको जवाब दिया कि मेरी प्राइवेसी ज़्यादा ये बात अहम है कि जवान लड़का लड़की एक घर में रहते हैं, इस पर लोग बातें बनाएंगे। जिस पर इसने मज़ीद हैरानगी की बात की कि लोगों को करने दे बातें, जब मियाँ बीवी राज़ी तो किया करेगा काजी। इसकी ये बात सुनकर मैं चुप सा हो गया। इस रात काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर रात को 11 बजे के करीब मैं अपने कमरे में चला गया और वो भी अपने लिए मखसूस कमरे में चली गई। बेड पर जाते ही आज पहली बार मैंने मरियम के बारे में किसी और अंदाज में सोचा। मेरे जहन में अजीब अजीब से मंसूबे जन्म लेने लगे। मरियम के नए नक्श तो बिल्कुल पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात जैसे थे, वो जिसे देखते ही मैं इसकी सहर में जकड़ा गया। खैर, मैंने इन तमाम ख्यालात को रद्द कर दिया और सो गया। अगले रोज़ हफ्ता था, मैं अभी दफ्तर में ही था कि मरियम का मोबाइल पर कॉल आ गया। इसने कहा कि मुमकिन हो तो आज जल्दी घर आ जाए, मैंने एक ख़ास चीज़ बना रही हूँ। मैं भी फारिग ही था, घर चला गया। घर पहुंचा तो मरियम गाजर का हलवा बना रही थी। मुझे नहीं मालूम कि इसे किसने बता दिया कि मुझे गाजर का हलवा अच्छा लगता है। उसके अलावा एक और बात जिसने मुझे हैरान कर दिया वो मरियम का लिबास था। आज इसने मेरी अलमारी से मेरी ब्लैक टी शर्ट निकाल कर पहनी हुई थी और मेरे ही जॉगर पहने हुए थे। मेरे घर पहुंचते ही इसने कहा कि कैसी लग रही हो। मैंने इससे कहा कि ये अच्छी बात नहीं कि किसी के कपड़े निकाल कर पहन लिए जाएं, तो कहने लगी कि मैं और कोई नहीं अब इस घर की फर्द हूँ और इस घर की हर चीज़ पर इस वक्त तक मेरा भी हक है, जब तक मैं यहाँ क़याम पज़ीर हूँ।
जिस पर मैं खामोश हो गया। खैर, शाम को 6 बजे के करीब हम दोनों ने खाना खाया और फिर बातें करने लगे। इस दौरान मरियम ने कहा कि क्या हम लोग बूढ़ से टॉपिक पर बातचीत करते रहते हैं, चलो आज शतरंज खेलते हैं। मैंने भी हामी भर ली। मैं अच्छी खासी शतरंज खेल लेता हूँ और काफी अरसा से कभी मौका नहीं मिला था। मेरी हाँ पर मरियम उठी और अपने कमरे में गई, जहां से शतरंज उठा लाई। हमने बाजी लगाई। मेरे लिए ये अमर हैरानगी का बाइस था कि मरियम शतरंज की अच्छी खासी प्लेयर थी। वो जारहाना अंदाज में खेल रही थी, जबकि मैं दिफाई पोजीशन पर था। मरियम जब भी कोई चाल चलती उसके साथ ही चेक की आवाज लगाती और साथ ही बाजू ऊपर करके यस की आवाज लगाती। मैं कुछ देर तक सोचकर उसकी चाल का जवाब देता तो वो फौरन नई चाल चलकर फिर चेक देती। खैर, मैं कोशिश के बावजूद इससे पहली बारी हार गया। इसके बाद दूसरी बाजी शुरू होने लगी तो कहने लगी, ऐसे खेलने में मजा नहीं आएगा, कोई शर्त लगाकर खेलते हैं। मैंने कहा, क्या शर्त लगानी है? तो कहने लगी, जो भी हारेगा वो दोनों के लिए चाय बनाएगा। मैंने इस पर हाँ कर दी और बाजी शुरू हो गई। अब की बात मात मरियम का मुकद्दर बनी और मैंने मरियम से कहा कि चलो जल्दी से चाय बना कर लाओ। वो मुंह बिसूरते हुए उठी, किचन में चली गई। जाते हुए मैंने आवाज लगाई, चाय नहीं, दूध पत्ती बना लेना। वो खामोशी से चली गई। चंद लम्हों के बाद वापस आई और कहने लगी, दूध नहीं है। मैंने आहिस्ता आवाज में इससे कहा कि घर के दूध की बना लो, लेकिन शायद इसने सुन लिया था। मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, क्या कहा? मैंने बात बदली और कहा कि मेरा मतलब है कि खुश्क दूध की बन लूं। तो कहने लगी कि खुश्क दूध कहाँ है? मैंने इसको कहा कि किचन के फुलां के बनने पड़ा है। तो वो फिर चली गई और चंद लम्हों के बाद फिर आ गई और कहने लगी कि मुझे नहीं मिलता, आकर दे दो। मैं उठा और उसके साथ किचन में चला गया और उसको एक केबन से खुश्क दूध का पैकेट निकाल कर दिया और खुद वापस आने लगा। तो इसने मुझे बाजू से पकड़ लिया और कहने लगी कि यहीं ठहरो, मैं चाय बना लेती हूँ तो इकट्ठे चलते हैं। आज इसने मुझे पहली बार टच किया था। खैर, मैंने इसकी ये हरकत भी इग्नोर कर दी और उसके साथ ही किचन में खड़ा हो गया। इसकी पीठ मेरी तरफ थी, जबकि मैं इसके पीछे खड़ा हुआ था। इसके बाल अभी तक गीले थे और खिले हुए थे। वो चाय के लिए कितली में पानी गर्म कर रही थी कि अचानक मुझसे कहा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे इसकी बात सुनकर जैसे धचका लगा। वो मुझसे क्या कहना चाहती थी? हो, मेरे मुंह से सिर्फ यही लफ्ज़ निकल सका। हमने पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नाउ, क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम इतने हैंडसम हो, कोई भी लड़की तुम्हारे जैसे मर्द के साथ दोस्ती करना चाहेगी। मैंने कहा, का तुम करोगी? मैंने ना चाहते हुए भी शिकार देखकर तीर छोड़ दिया। मेरी बात सुनकर उसको जैसे सांप सूंघ गया। वो खामोशी हो गई। ने क्या पूछा है? मैंने गर्म लोहे पर एक और चोट दे मारी और साथ ही इसको कंधों से पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ कर लिया। इसका मुंह शर्म से सुर्ख हो रहा था, कान भी सुर्ख हो रहे थे। इसने निगाहें नीची कर रखी थी और एक हाथ की उंगली से अपने चेहरे पर आने वाली बालों की लट को कानों के पीछे कर रही थी कि मैंने अपना सवाल तीसरी बार फिर दोहरा दिया। हाय, इसके मुंह से आहिस्ता सी आवाज निकली। पहले वो नजरें नीचे किए हुए खड़ी थी, अब मेरी हालत भी उसकी तरह हो गई। मैंने फौरी तौर पर खुद को संभाला और उससे कहा, चाय। मैंने इसकी तवज्जो किटली में उबलते हुए पानी की तरफ दिलाई और खुद कमरे में आ गया, जहां अभी तक शतरंज बिछी हुई थी। इसने एक बार फिर मुझे चेक दे दिया था, बल्कि ये सिर्फ चेक नहीं था, बल्कि ये चेक एंड मैट था। अब उसके आगे कोई चाल नहीं चली जा सकती थी। अब बेहतर था कि अपने बादशाह को खुद ही गिरा दूं। इसकी जीत पर मैं नादान नहीं था, बल्कि मुझे इसकी जीत पर खुशी महसूस होने लगी थी। चाय हाजिर है। अचानक इसकी आवाज से शतरंज पर लगी नजरें हिट गईं और मैंने इसके हाथ से चाय का कप पकड़ा तो वो मेरे सामने आ बैठी। मैंने चाय का घूंट लेते हुए इसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर जीत की खुशी और इत्मीनान अयन था। हो जाए एक और बाजी, इसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने खेलने से पहले ही हार मान ली, मैंने जवाब दिया। तो एक बार फिर से अपने दावा पेच आजमा लो, शायद कुछ काम बन जाए। नहीं, मेरा काम हार कर ही बन गया, इसने कहकहा लगाया और चाय का कप एक तरफ रख कर फिर से शतरंज के मोहरे सीधे करने लग। मैं अब नहीं खेलूंगा, अभी पुरानी शिकस्त के जख्म ही नहीं भरे, तुम फिर से शिकस्त देना चाहती हो।
खेलो और मुझे हरा कर अपनी शिकस्त का बदला ले लो। इसकी बात सुनकर मैंने भी चाय का कप एक तरफ रखा और अपने मोहरे सीधे करने लगा। अब कौन सी शर्त होगी? मैंने इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। इस शर्त पे खेलूंगी, प्यार की बाजी जीतूं तो तुझे पाओ, हारूं तो मैं तेरी। इसने परवीन शाकिर का शेर कह दिया। हंस दिया और उसकी चाल का इंतजार करने लगा। उसकी बार भी फतह इसका मुकद्दर बनी। आखिरी चाल चलते ही इसने फिर से कहा लगाया और शतरंज के ऊपर से दोनों हाथ मेरे गिले में डालकर मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। मैं भी क्यों पीछे रहता, मैंने भी इसको अपनी बाहों में ले लिया। इसके गीले बाल और उसके लगे बॉडी लोशन की मुझे खुशबू आ रही थी। चंद मिनट के बाद इसने मुझे खुद से अलहदा किया और कहा, मुझे कभी धोखा मत देना, मेरे साथ जो भी सलूक करोगे मंजूर है। तुम्हारी हर जायज़ नाजायज़ बात को मानूंगी, मगर कभी किसी को मेरा रकीब मत बनाना। वो एक एक लफ्ज़ ठहर ठहर कर अदा कर रही थी। मैंने अपने दरमियान से शतरंज उठाई और उसको चेहरे पर बोसा दिया। फिर इससे कहा, मरियम कभी ऐसा गुमान भी ना करना। इसके बाद इसने एक बार फिर मुझे अपने गिले लगाया। इसके बाद काफ़ी देर तक इसके साथ बातें होती रहीं। इसने बताया कि वो गांव की जिंदगी से तंग आ चुकी है, इसलिए जॉब के बहाने घर से यहाँ आ गई। पहले रोज़ ही इसने मुझे देखा तो मैं इसको अच्छा लगा। इसने मुझे दिखाने के लिए ही अपने लिबास में तब्दीली की, लेकिन मैं टस से मिस ना हुआ और उस पर कोई तवज्जो ना दी। लेकिन आज शतरंज की बिसात से सब काम हो गए। बातचीत के दौरान इसने बार बार मुझसे कहा कि वो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, मगर रकाबत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसने मुझे बताया कि इसकी ज़िंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द हूँ जिसको इसने इस तरह से देखा है। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद इसने कहा कि चुल्लू अब सोते हैं। मैंने इसको कहा कि आज वो यहाँ ही सो जाए, तो इसने मुझे ठेंगा दिखाया और अपने कमरे में जाकर कुंडी लगा ली। मैं अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा कि मरियम को किस तरह मतलब पर लाया जाए इसके साथ। ये भी सोचने लगा कि अगर उसको मेरी दूसरी सरगर्मियों के बारे में इल्म हो गया तो वो मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि वो मेरे घर वालों को भी जानती थी। उसके अलावा मुझे ये भी खदशा होने लगा कि इसके साथ शादी ही ना करनी पड़े। खैर, शादी के बारे में मैं इतना परेशान नहीं था, क्योंकि मरियम में ऐसी कोई खराबी नहीं थी जिसको बुनियाद बनाकर इससे शादी से इनकार किया जा सके। ताहम मुझे अपनी दीगर काम जारी रखना मुश्किल लग रहा था। खैर, मैंने मुस्तकबिल के बारे में बातों को नज़रअंदाज कर दिया और फौरी तौर पर मरियम के साथ प्यार के लिए सोचने लगा। इस दौरान मुझे कब नींद आई याद नहीं। रात को तकरीबन 2 बजे के करीब मुझे अपने कमरे में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई तो मेरी आँख खिल गई। वो मुझे असल में डर लग रहा था। मैं तुम्हारे कमरे में आई और ये इससे टकरा गई। मरियम परेशानी के आलम में ज़मीन पर पड़े गुलदान की तरफ इशारा कर रही थी। ज़ीरो के बल्ब की रोशनी में मरियम का चेहरा चमक रहा था और वो परेशानी के आलम में आम हालात की निस्बत कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसको मैं अल्फाज में बयां नहीं कर सकता। मैं अपने बिस्तर से उठा और उसको पकड़कर अपने सीने से लगाकर कहा कि तुमको डर क्यों लग रहा था? अगर ऐसा था तो मुझे आवाज़ दे देती। ने सोचा गुलदान नीचे गिरने से तुम्हारी मुँह खिल गई। इसको पकड़कर अपने साथ बेड पर ले आया और दोनों बेड पर बैठ गए। मैंने इसके गिले में एक बाजू डाल लिया और उसको अपने साथ लगा लिया और से पूछा कि तुमको डर किस बात से लग रहा था? तो कहने लगी पता नहीं, और साथ ही मेरे साथ चिमट गई।